Hello and Namaste, मैं प्रियंका सिंह and welcome to Law Gurukul. In the lecture series of intellectual property rights, आज हम डिस्कस करेंगे trademark law and trade secret. In this video, we will discuss the introduction of trademark law, what are its types, and a brief introduction of trade secret. So let's start. We all know that intellectual property is an asset which is the क्रिएशन ऑफ माइंड. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये हमारी माइंड का क्रिएशन, जो हमारी मेंटल प्रॉपर्टी है, वी कैन से इट्स एन एसेट, और यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर कवर होती है. ये बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे लीगल प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है. So with the incorporation of newer forms within the purview of intellectual property, we all know that India is a developing country, है ना. So day by day new changes, new inventions हो रहे हैं, नए टाइप्स की intellectual properties जो है वो हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहा है. इस वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो स्कोप है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा वाइड होता जा रहा है. इसमें न्यू चीजें जो है वो इवॉल्व होती जा रही हैं. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली इन न्यू जो राइट्स है, जो न्यू प्रॉपर्टीज सोसाइटी में आ रही है, इनके प्रोटेक्शन का काम भी करता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो फेयर यूज को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, और ये अनऑथराइज यूज को रेस्ट्रिक्ट करता है. लॉज किस लिए होते हैं? ताकि जो गलत चीजें हैं हम उन्हें स्टॉप कर सके, और जो अच्छी चीजें हैं उन्हें और इम्प्रूव कर सके. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो लॉ है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फेयर यूज को प्रमोट करता है, और इसके एक्सप्लॉयटेशन को, अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन को, अगर कोई बिना अथॉरिटी के किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तो इसे ये रेस्ट्रिक्ट करता है. इंटरनेशनल लेवल पर ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो WIPO के अंडर गवर्न होता है. यूनाइटेड नेशंस के अंडर WIPO, दैट इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो सिस्टम है, जो रेगुलेशंस है, उन्हें कंट्रोल करता है. ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि क्रिएट की गई है थ्रू यूनाइटेड नेशंस. ये ओपन है वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में, इसको कंट्रोल करने का ये काम करता है. इट वर्क्स टू प्रमोट ओरिजिनलिटी. WIPO का काम क्या है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे रेगुलेट कर रहा है? ये ओरिजिनलिटी को प्रमोट कर रहा है ना, क्योंकि ये राइट्स जो है वो इन्हें, ये जो क्रिएटर है उसके राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है. तो यानी कि ये क्या कर रहा है? ये ओरिजिनलिटी को प्रमोट कर रहा है, इनोवेशंस को प्रमोट कर रहा है, और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी हेल्प कर रहा है, और ये पब्लिक वेलफेयर के भी काम आ रहा है. न्यू जैसे इन्वेंशंस हो रहे हैं तो अल्टीमेटली सोसाइटी का ही तो बेनिफिट हो रहा है. तो WIPO यही काम करता है कि ओरिजिनलिटी को प्रमोट करता है, इन्वेंशंस को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये भी नजर रखता है कि पब्लिक वेलफेयर हो, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को वेलफेयर मिले विद द हेल्प ऑफ दीज इन्वेंशंस. सो ट्रेडमार्क के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या टाइप्स होते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बस जस्ट गो थ्रू इट वंस कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअली बेसिकली किन किन चीजों को कवर करता है. ये कवर करता है ट्रेडमार्क्स को, कॉपीराइट को, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, प्लांट वैरायटी, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट. फिर साथ साथ अभी साइबर से रिलेटेड भी बहुत सारे जो प्रोटेक्शन है वो भी IPR के अंडर कवर होते हैं. जैसे हमने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे सोसाइटी में न्यू चेंजेस आ रहे हैं तो IPR का जो स्कोप है वो भी वाइड होता जा रहा है. तो इसमें साइबर और IT से रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन वाली चीजें हैं वो भी अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर कवर होती है. सो आज हम पढ़ेंगे ट्रेडमार्क्स और ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में. इंडिया में जो ट्रेडमार्क का रूल्स है वो गवर्न होता है विद द हेल्प ऑफ द एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999. ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, मेथड्स हैं, वो सभी ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में स्टेटेड है, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी रूल के अकॉर्डिंग जो इंडिया में ट्रेडमार्क्स है वो गवर्न होते हैं. ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 2ZB में ट्रेडमार्क की रिटन डेफिनेशन दी गई है कि क्या हम ट्रेडमार्क बेसिकली किसे कहते हैं. उसकी डेफिनेशन स्पेसिफिकली दी गई है ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 2ZB में. 2ZB ये कहता है कि ट्रेडमार्क इज अ मार्क. नाम से पता चल रहा है ये क्या है? ये एक मार्क है ना, ट्रेडमार्क. तो ये क्या है? ये एक मार्क है जो कि ट्रेड यानी कि बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. सो इट इज अ मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. जिसे हम किसी फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट कर सके, उसे ही हम ट्रेडमार्क कहते हैं. जो किसी भी गुड्स या सर्विस को डिस्टिंग्विश करे, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को जो भी डिफरेंशिएट करने का कोई भी मार्क होता है, इट कैन बी अ शेप ऑफ गुड्स, इट कैन बी देयर पैकेजिंग, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एक्सेट्रा. इनमें से
कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल उसी टाइप के दूसरे प्रोडक्ट से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं और उसे हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ट्रेडमार्क कहलाएगा। सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए तो ये इट कैन बी अ सिंबल, इट कैन बी कलर्स, शेप्स, वर्ड्स या फिर कोई भी फॉर्म जिसमें हम उस गुड्स और सर्विस को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ट्रेडमार्क कहलाएगा। इन टाइप्स को ही हम आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि ट्रेडमार्क में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है और क्या क्या नहीं होती है। Trademark application need not to be filed in the respect of marks which are in use, but it can also be filed in respect of marks which are intended to be used in future. अब ये है कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो है वो किसी मार्क को हम दे सकते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रेडमार्क जो है वो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अभी के मार्क के लिए यूज कर सकते हैं। आपको अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो अभी वो बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं, आप फ्यूचर में उसे स्टार्ट करना चाहते हो बट आप अभी से अपनी तैयारी कर रहे हो, तो आप अभी जैसे सपोज यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस इन ईयर 2024 बट अभी आपने अपने बिजनेस के लिए एक मार्क सोच रखा है, ओके इट्स लॉजिकल, तो इट कैन बी एल एन डॉट जी, इसमें आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन डाल सकते हो। सो आप 2023 में ही इस मार्क को अपने बिजनेस के नाम से, लॉ गुरुकुल के नाम से आप ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करवा सकते हो। बेशक आप अपना जो बिजनेस है वो 2024 में स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ट्रेडमार्क जो है वो फ्यूचर बिजनेस के लिए भी आप प्रेजेंट में रजिस्टर करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जब भी रजिस्टर करवाओगे तो आपको अभी से उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्यूचर मार्क्स के लिए भी जो मार्क अभी बिजनेस में मार्केट में आया भी नहीं है, आप उस काम के लिए भी एडवांस में अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हो। So the primary requirement for registration of a trademark includes that it should consist of a mark capable of distinguishing the goods and services from those of others, that is capable of graphical representation. तो इन सब का निचोड़ यही है कि आप कोई भी मार्क यूज कर सकते हो। इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है? नंबर 1 वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होनी चाहिए, नंबर 2 वो किसी भी प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से, सेम टाइप के दूसरे प्रोडक्ट से, गुड या सर्विसेज से उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती हो, डिस्टिंग्विश करती हो। बस ये दो अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो आप अपने मार्क को ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर करवा सकते हो। वेरी इजी, वेरी क्लियर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो चीजें ध्यान में रखनी है कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और सेकेंडली वो डिस्टिंग्विश होना चाहिए। जो मार्क्स उस प्रोडक्ट में अवेलेबल है जो, तो आप सेम उस चीज को नहीं अपने मार्क में रजिस्टर करवा सकते हो। आपको उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी, कुछ ऐसा मार्क स्पेसिफिक डालना पड़ेगा जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ। मार्केट में बहुत सारे एप्पल्स हैं, कैसे पता चलेगा ये आपका एप्पल है? सिंपली हम क्या करते हैं, ऐसे में अपने में कुछ मार्क लगा दिए, स्टार मार्क लगा दिए, तो यानी ये अलग डिफरेंशिएट हो पाएगा ना कि ये मेरा है। अब सब स्कूल कॉलेज में सबके पेन रखे हैं, लोग क्या करते हैं अपने पेन में रेड कलर का धागा बांध दिया कि ये मेरा है, तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी के पेन्स को आपके पेन से, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी चीजों में ऐसा हैंकी अगर सेम है तो हम अपने हैंकी में रेड कलर का मार्क लगा दिए। टूथब्रश कई बार घर में होता है ना, सिमिलर कलर्स के होते हैं, तो क्या करते हैं उसमें नेल पेंट लगा देते हैं हम, ताकि सेम कलर का है तो वी कैन डिफरेंशिएट कि ये मेरा है। तो यही ट्रेडमार्क कहता है, दिस इज द ट्रेडमार्क ओनली, कि अगर हम किसी भी सेम प्रोडक्ट में से अगर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है तो हम उसमें कोई भी एक मार्क ऐड कर देते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। वेरी इजी, वेरी क्लियर। नाउ ट्रेडमार्क क्या है? इट इज अ बैज ऑफ ओरिजिन, है ना। ये किसी प्रोडक्ट के ओरिजिन को बताता है कि ये प्रोडक्ट कहां से आया है, इसके क्रिएटर को बताता है कि इसका क्रिएटर कौन है। ऑब्वियसली ये ब्रांड बता रहा है ना, ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहे हो तो ये बैज ऑफ ओरिजिन है। ये एक स्पेसिफिक साइन है जो यूज होता है कि ये गुड्स का, सर्विस का सोर्स क्या है, ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, सोर्स बता रहा है ना। और ये डिस्टिंग्विश करता है दूसरे प्रोडक्ट से, ये एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सपोज कोई ममाअर्थ का प्रोडक्ट है ना, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर नाम लिखा है ट्रेडमार्क है ममाअर्थ का, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे और इसको प्रोडक्ट देखकर आप उसके प्रोप्राइटर और प्रोडक्ट को ना आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये तो ममाअर्थ का प्रोडक्ट है। तो ये जो ट्रेडमार्क है वो प्रोप्राइटर और उसके प्रोडक्ट को कनेक्ट करता है। इट पोर्ट्रेज द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट।
ट्रेडमार्क के अंडर आप नेचर और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाते हो, उसे समझ पाते हो कि ये किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये किस नेचर का प्रोडक्ट है। The essential function of a trademark is to indicate the origin of the goods which it is attached or in relation to which it is used। ये प्रोडक्ट के ओरिजिन को बताता है। फंक्शन इसका यही है कि ये जिस भी चीज से अटैच्ड है, जिस भी चीज में आप ट्रेडमार्क उसमें अटैच कर रहे हो, ये उसके ओरिजिन को डिस्प्ले करता है। इट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ये उसकी क्वालिटी को गारंटी करता है और ये हेल्प करता है एडवर्टाइजमेंट में। किसी भी न्यू प्रोडक्ट को आप कैसे एडवर्टाइज करोगे, दूसरों को कैसे बताओगे, जब तक उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होगा, उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होगी। तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या है, ये प्रोडक्ट को आइडेंटिटी दे रहा है, उसको एक स्पेसिफिक नाम दे रहा है। सबका एक नाम होता है ना हम लोगों का, माय नेम इज प्रियंका, आपका भी कुछ अच्छा नाम होगा, तो ऐसे हम ये सबका नाम है। तो जब प्रोडक्ट को न्यू हम बना रहे हैं तो हम उसे किस नाम से बुलाएंगे, उसको कैसे हम दूसरों को बताएंगे ये है क्या। अब उसमें हमने सपोज फूड रेसिपी की बात कर लेते हैं, हमने बनाई डोसा बनाया या रोटी बनाई, उसमें हमने आटा डाला, पानी डाला, आटा गूंदा, फिर इसको तवे पे हमने रोटी बना दी। अब इसका नाम ही नहीं है रोटी, सपोज इसका नाम हमें नहीं पता है कि रोटी, तो आप किसी को पता है क्या बताओगे कि मैंने आटे में पानी डाला, उसको गूंदा, फिर उसको तवे पे डाला और फिर एक चीज बनकर आई, तो उसको स्पेसिफिक नाम तो देना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ट्रेडमार्क यही करता है कि किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिटी दे रहा है, आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ये हेल्प करता है बिजनेस में, जिसकी जो क्वालिटी है उसको गारंटी कर रहा है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको सिंबल दे रहा है, उसके गुडविल को बता रहा है। ट्रेडमार्क का गुडविल ही तो बता रहा है। कोई बिजनेस अगर प्रॉपर अच्छा नाम उसका हो जाता है तो उस प्रोडक्ट के नाम से ही हम उसको समझ पाते कि अच्छा सैमसंग है ना, सैमसंग का फोन आता है, सैमसंग इज अ ब्रांड, तो अगर सैमसंग का आप फोन लोगे, अच्छा इट्स अ गुड नेम, तो सैमसंग उस गुडविल को भी कैरी करता है। सैमसंग का अगर कल को अब टीवी भी आने लग गया है सैमसंग के ब्रांड का, तो टीवी का ब्रांड क्या है, सैमसंग है, अच्छा तो एक गुड फेज आ जाता है कि जब सैमसंग का प्रोडक्ट है तो ये सही होगा, है ना, क्योंकि ब्रांड के साथ वो उसको गुडविल भी कैरी कर रहा है। So this is the work of trademark. This is the importance of trademark. ट्रेडमार्क इन सभी चीजों में हेल्प करता है। क्लियर? ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है और इस तरह से जैसे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिटी दे देते हैं तो ये बिजनेस में और फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इट इज अ साइन और कॉम्बिनेशन देयर, ये कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप किसी भी तरह से इसको कोई भी मार्क दे सकते हो। इट कैन, बस क्या ध्यान रखना है कि ये डिफरेंशिएट करे, दैट्स इट, इसमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट कैन बी अ नेम, आप कोई स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हो, कोई एक वर्ड भी दे सकते हो, जैसे मेरे चैनल का नाम है ना लॉगरूट, तो लॉगरूट की जगह मैं सिर्फ इसमें एल और जी कर दूं, वर्ड का इनिशियल डाल दूं तो भी चलेगा। कोई फ्रेज इसमें ऐड कर सकते हैं, एलआईसी में है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जो फ्रेज ऐड हो रहा है दैट इज अ ट्रेडमार्क। कोई लोगो, इट कैन बी अ सिंबल लोगो, जैसे हम लॉगरूट का है बुक है, देयर इज अ मशाल, देयर इज अ सन, तो ये लोगो भी उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है। इट कैन बी अ सिंबल, इट कैन बी डिजाइन, इट कैन बी एन इमेज, it can be a shape of the goods, it can be a color combination, आप स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाते हो, है ना। जैसे सपोज आपके सारे प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो येलो कलर में है, तो स्पेसिफिक येलो कलर में है, तो कोई भी चीज कलर देखकर ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट होगा। किसी का पर्सनल नेम मिल सकता है ट्रेडमार्क में, जरूरी नहीं है कि आप कुछ अलग ही नाम दो, है ना। किसी पर्सन का इंडिविजुअल नेम गुप्ताज, अग्रवाल, ये सब होता है ना, तो ये नेम भी हो सकता है। इट कैन बी अ लेटर, जैसे हमने एलजी बताया, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी एनी फिगरेटिव एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है जिससे हम ग्राफिकली फिगर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कैन बी वर्ड, इट कैन बी ड्राइंग, इट कैन बी एनीथिंग, या फिर कोई स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे हमने सिर्फ ऑरेंज और येलो कलर, दो कलर कॉम्बिनेशन उठा लिया और उसमें सारी चीजें उसी कलर में हमने आगे बनानी शुरू कर दी, तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी उसका ट्रेडमार्क हो सकता है। So it can be anything, but requirement क्या है, ये differentiate करना चाहिए, that's it. Very easy, very clear. अब हम आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि इन्हें हमें समझना जरूरी है, ये एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स जो है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज है फिर तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपको ऑप्शंस के साथ में देखकर के आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि ट्रेडमार्क तो है लेकिन ये कौन सा ट्रेडमार्क है। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है वर्ड मार्क।
वर्ड मार्क बहुत कॉमन है ट्रेडमार्क जो हम रजिस्टर करवाते हैं, जिससे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, और इट कैन बी अ गुड और अ सर्विस। इफ द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज टेक्स्ट बेस्ड, कंटेन्स टेक्स्ट ओनली, तो ये वर्ड मार्क के अंडर रजिस्टर्ड होता है। अब ये फिगर को अगर ड्राइंग को अगर हम सपोज हटा दें तो ये नेस्ले, ये एक सिर्फ एक वर्ड है ना, ये ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर्ड है। तो इसमें क्या है ऐसा, इसमें है इसका राइटिंग का स्टाइल, डिजाइन, हैंडराइटिंग, किस तरह से ये लिखा गया है। नेस्ले अगर इस तरह से लिखा गया है तभी हम समझेंगे कि ये नेस्ले का प्रोडक्ट है। अगर नेस्ले को दूसरे स्टाइल में लिख दिया हो, एन ऐसे कर दिया, ई कैपिटल कर दिया, है ना, इसको हमने दूसरे तरीके से लिख दिया, तो क्या ये और ये सेम है? दोनों तो नेस्ले ही लिखा हुआ है, लेकिन जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है वो इस तरीके से अगर हम नेस्ले लिखते हैं तो ही रजिस्टर्ड है। कोई नेस्ले अगर इस तरह से लिखेगा तो वो इस सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं। हम तो इजीली इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है ना। ये राइटिंग के स्टाइल से दोनों ने नेस्ले ही लिखा हुआ है, लेकिन राइटिंग के स्टाइल से डिफरेंशिएट हम कर पा रहे हैं ना। तो वर्ड मार्क यही है जिसमें हम किसी वर्ड को ही रजिस्टर करवा रहे हैं, बट उसमें क्या हमारा जो कलर है, जो कलर नेस्ले ने यूज किया है, द ब्राउन कलर, द राइटिंग स्टाइल, एन के ऊपर इस तरह से लाइंस है, सिर्फ एन कैप्स में है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में है। तो वर्ड अगर कंटेन कर रहा है हमारे ट्रेडमार्क में तो उस वर्ड को हम रजिस्टर करवाते हैं, तो वो वर्ड मार्क कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विस मार्क। अब हमने पढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स अगर कोई सामान है तो उसमें हम रजिस्टर करवाते हैं तो वो गुड का मार्क हो गया। किसी सर्विस प्रोवाइडर अगर कंपनी है तो वो अगर अपने सर्विस में कोई मार्क यूज कर रही है, स्पेसिफिक मार्क यूज कर रही है, तो वो सर्विस मार्क कहलाएगा। जैसे ये डिलीवरी सर्विस है फेडेक्स की, तो ये अपने सर्विस को रजिस्टर करवा सकता है अंडर द सर्विस मार्क। ठीक है, ये गुड्स प्रोडक्ट में नहीं आता है। जो अपने सर्विसेज को मार्क्स को रजिस्टर करवाता है वो सर्विस मार्क्स में आता है। इसमें उसने क्या किया, ये भी देखिए काइंड ऑफ वर्ड मार्क ही है, सिंपली उसने वर्ड को रजिस्टर करवाया, लेकिन इसने क्या किया है, राइटिंग स्टाइल, द कलर कॉम्बिनेशन जो उसने यूज किया है वो यूज करके सेम सर्विस नहीं बना सकता है। ये फेडेक्स लिखने का जो स्टाइल है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वो फेडेक्स का ही है। ठीक है, अगर ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ फेडेक्स लिखा हुआ है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये फेडेक्स ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, ये सर्विस मार्क्स है फेडेक्स का। ठीक है, सिंपल ये कि जो सर्विस रजिस्टर करवाता है वो सर्विस मार्क्स कैटेगरी में आता है। दैट्स इट। थर्ड इज लोगोज एंड सिंबल्स। अगर कोई स्पेसिफिक लोगो हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि एप्पल का लोगो, एप्पल के प्रोडक्ट में ये एप्पल का लोगो होता है। अगर उसमें एप्पल नहीं भी लिखा किसी प्रोडक्ट में, अगर आप ये वाला लोगो देख लोगे हाफ बिटन एप्पल का, तो आप समझ जाओगे कि एप्पल का प्रोडक्ट है। तो यही होता है लोगो या सिंबल, कोई स्पेसिफिक लोगो, कोई भी ऐसा मार्क जो भी हम डिवाइस में लगा देते हैं तो वो उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देता है, और ये होता है लोगो एंड सिंबल। इट कैन बी एनी आर्ट फॉर्म में किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि ये एप्पल। नेक्स्ट वी हैव शेप ऑफ द गुड्स। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें रजिस्टर कराना है तो उसकी शेप को भी हम रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर अगेन सेम रिक्वायरमेंट क्या है, ये डिस्टिंग्विश होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। इनोवेशंस कोई तो हम रजिस्टर करवा रहे हैं, मेंटल जो आपका यूनिकनेस है उसे ही तो आईपीआर के अंडर प्रोटेक्शन मिल रहा है ना। तो शेप ऑफ द गुड्स, अगर आप किसी गुड को एक अलग शेप में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिससे इस प्रोडक्ट की शेप को देखकर ही लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये अलग प्रोडक्ट है, ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो शेप ऑफ गुड्स के अंडर रजिस्टर्ड होता है। जैसे कोका कोला की बोतल, जो बोतल का जो शेप है वो कोका कोला ने रजिस्टर करवाया है। अगर बोतल में नाम नहीं भी लिखा हो कोका कोला का, आप बोतल देखोगे तो आप बता पाओगे कि ये कोका कोला की बोतल है। ये किटकैट की जो चॉकलेट आती है ना, डेयरी मिल्क वगैरह की शेप नहीं रजिस्टर्ड है, किटकैट का जो चॉकलेट का शेप है वो अलग है ना। इसमें इस तरह से लाइनिंग्स होती है, इसको ब्रेक करो और खाओ। तो ये जो डिजाइन है किटकैट चॉकलेट का, ये भी शेप ऑफ गुड्स के अंदर रजिस्टर्ड होता है ना। ये चॉकलेट नाम नहीं भी लिखा है, अगर किसी ने आपको रैपर नहीं दिखाया है और आपको ये चॉकलेट दिया है, तो आप चॉकलेट को देख के बता पाओगे कि ये किटकैट की चॉकलेट है। तो ये क्या है, डिफरेंशिएट कर रहा है प्रोडक्ट को बिकॉज ऑफ इट्स शेप। तो शेप ऑफ गुड्स के अंदर ये रजिस्टर होता है और ये भी ट्रेडमार्क की कैटेगरी में ही आता है। नाउ नेक्स्ट इज सीरीज मार्क। सीरीज यानी कि हम किसी एक चीज पे नहीं स्टक हुए, हमने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लिया है और हम उसको दूसरी चीजों में भी यूज कर रहे हैं। इट इज अ कॉमन सिलेबल। इट कैन बी प्रीफिक्स, इट कैन बी सफिक्स, या फिर कोई भी चीज जो कि फैमिली ऑफ मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट कैन बी नॉन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, गुड्स, प्राइस, क्वालिटी और साइटी किसी भी तरह से हो सकता है।
जैसे मैकडी में उसने एमसी को रजिस्टर करवा दिया, अब वो मैकडी में मैक चिकन, मैक वेजीज इस तरह से सफिक्स प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं एमसी को, मैकडॉनल्ड्स को, और ये सीरीज के टाइप में, ऐसा नहीं कि मैकडी का सिर्फ चिकन ही है, मैकडी का सिर्फ बर्गर ही है, तो इस तरह से इसने सीरीज रजिस्टर करवा दिया। मैकडी का बर्गर भी हो सकता है, मैकडी का चिकन भी हो सकता है, मैकडी की वेजीज भी हो सकती है, तो इट इज अ सीरीज ऑफ मार्क्स। जैसे लेज, अब लेज में क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ मार्क्स, इट कैन बी चिप्स, इट कैन बी बिस्किट्स, वैरायटीज ऑफ चिप्स, देयर कैन बी नमकीन एंड एनीथिंग। तो ये सीरीज हो गया, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ये उस ब्रांड से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए वो यूज कर सकता है। जैसे हमने अभी एप्पल भी देखा है ना, एप्पल का सिर्फ फोन तो नहीं है, एप्पल की बहुत सी चीजें, एप्पल का वॉच है, एप्पल का मैकबुक है, तो ये हो गया सीरीज ऑफ मार्क्स। सीरीज मार्क्स के अंदर ये रजिस्टर होती है कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है, हम अपने नाम से और भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये सीरीज मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क होता है बैच ऑफ ओरिजिन को, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो सर्विस है, प्रोडक्ट या सर्विस है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है। जैसे कि सीए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, अगर किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये साइन है, सीए इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वो, तो कोई भी पर्सन अगर सीए क्लियर कर चुका है, सीए है, तो वो अपने ऑफिस में अपने नाम के आगे या अपने वर्क स्टेशंस पे ये लोगो ही कैन यूज। ये कलेक्टिव मार्क, कलेक्टिव ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आएगा, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी एसोसिएशन यूज कर सकता है। ठीक है, जो उसका मेंबर है ना, जो सीए है, नॉट कोई भी, जो भी सीए है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्क है वो यूज कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क। सर्टिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है ये स्पेसिफिक क्वालिटी है, सर्टिफिकेट हम उसे दे रहे हैं किसी चीज के लिए, किसी स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए, उसके स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को हम जो है मार्क कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो कैसे हम ठप्पा लगाएंगे ना किसी चीज का, हाँ ये सर्टिफाइड है, तो जिस मार्क का ठप्पा लगाएंगे तो वो मार्क तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो दैट मार्क इज सर्टिफिकेशन मार्क। जो सर्टिफिकेट देता है उसकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के लिए, उसके स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज के लिए। जैसे FSSAI इसका सिंबल होता है, जो सर्टिफिकेट है फॉर द पैकेज गुड्स। ISI मार्क होता है वेज और नॉन वेज का मार्क होता है फूड आइटम्स में, ये ग्रीन कलर से इस तरह से बना हुआ है तो इट्स अ वेज, ये रेड है तो इट्स अ नॉन वेज, तो ये सर्टिफिकेट दे रहा है। अगर किसी फूड प्रोडक्ट में ये रेड वाला साइन है, इट मींस इट्स अ नॉन वेज, सर्टिफिकेट दे रहा है कि इसमें नॉन वेज है, तो दिस इज द सर्टिफिकेशन मार्क, कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट को सर्टिफाई कर रहा है कि इसकी क्वालिटी क्या है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव साउंड मार्क। साउंड मार्क, वैसे तो ये जो साउंड्स वगैरह है वो कॉपीराइट के ऑडियो वाले फॉर्म में रजिस्टर्ड होती है, लेकिन ट्रेडमार्क के अंदर भी कुछ साउंड मार्क रजिस्टर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन वही सेम चीज है, ये डिस्टिंग्विश करती है, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को बताती है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है, डिफरेंशिएट कर रही है, तभी वो ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आ रही है। फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया का जो ट्यून है टिंग टिंग टिंग, है ना, अगर सुन लेते हो आप, इट मींस इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटानिया, तो क्या हो रहा है कि बाकी प्रोडक्ट को ब्रिटानिया के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा है, आप वो साउंड सुन के बता पाओगे कि ब्रिटानिया का प्रोडक्ट है, तो इसलिए साउंड मार्क जो है वो ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर होता है, ये कॉपीराइट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसे हम कमर्शियली यूज कर रहे हैं ना ट्यून को, नोकिया का जो ट्यून है टिंग 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 टिंग, दैट ट्यून, एप्पल का जो ट्यून है, तो ये सब ट्यून्स जो है वो साउंड मार्क के अंडर आती है और ये ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर होती है, क्योंकि ये इन प्रोडक्ट्स को मार्केट के बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर रही है। तो साउंड मार्क में और कॉपीराइट के ऑडियो वाले साउंड में इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑडियो जैसे कोई गाना बन रहा है, म्यूजिक बन रही है, तो म्यूजिक वीडियो है, ऑडियो म्यूजिक है, तो वो सभी कॉपीराइट के अंडर रजिस्टर होती है, लेकिन साउंड मार्क जो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अगर वो जिंगल बनाया गया है तो वो साउंड मार्क के अंडर रजिस्टर होगा। क्लियर हो गया ट्रेडमार्क क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं ना। ट्रेडमार्क हमने पढ़ा कि किन किन चीजों को हम रजिस्टर करवा सकते हैं, अब हम जानते हैं किन्हें हम नहीं करवा सकते हैं। नहीं करवा सकते इसे हम कहते हैं रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, लीगल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कौन से ट्रेडमार्क्स जो हैं, दैट जो ग्राउंड्स हैं जिसके अंडर ट्रेडमार्क को रिफ्यूज किया जा सकता है उसके रजिस्ट्रेशन से। कोई भी मार्क जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर का नहीं है, हमने शुरू से एक ही चीज पढ़ती आई है कि ट्रेडमार्क वही रजिस्टर हो सकता है जिसमें डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी हो, जो उस प्रोडक्ट को मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करे। तो अगर कोई भी ऐसा मार्क है जिसमें डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है तो उसे हम ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते हैं।
कोई भी ऐसा मार्क जो डिसेप्टिव है, कंफ्यूजिंग है, सिमिलर मार्क अगर है आप उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, मार्क सपोज आप सिमिलर यूज कर रहे हो, एप्पल का जो है, ठीक है, एप्पल का साइन है, उसमें आप क्या करो, उसको रेड कर दो और सेम लोगो यूज कर दो, तो क्या ये अलाउड होएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेप्टिव है, ये पब्लिक में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दोगे लेकिन ये पब्लिक को तो कंफ्यूज कर सकती है, तो ऐसे मार्क्स जो है वो रजिस्टर नहीं होते। कोई भी ऐसा मार्क जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ये मार्क भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। कोई भी ऑफेंसिव, स्कैंडलस, ऑब्सक्योर, ऑब्सीन जो भी मार्क्स होते हैं वो सब मार्क रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। In addition to the absolute grounds of refusal, the statute also provides for relative grounds भी होते हैं, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग मार्क्स है, जो ऑलरेडी मार्क्स रजिस्टर हो चुके हैं, आप उनको वापस से रजिस्टर नहीं करवा सकते हो अपने नाम पे। तो दीज आर द बेसिक कैटेगरीज जो रजिस्टर नहीं हो सकते हैं। फर्दर, इंडिया जो है वो मैड्रिड प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी है। मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है? मैड्रिड प्रोटोकॉल ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ट्रेडमार्क का जो लॉज है वो मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू ही आया था। सो इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ मैड्रिड प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले आपको इसके लिए इंडिया में अपने मार्क को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। The prerequisite for filing and registering an international application under the Madrid Protocol in a foreign jurisdiction is that the mark needs to be first filed in India. आप अपना IPR, WIPO वगैरह ये सब है क्या? इंटरनेशनल लेवल पर राइट प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपने अपने मार्क को इंडिया में रजिस्टर करा लिया, ठीक है, गुड, अच्छा नाम हो गया। अब बाहर इंटरनेशनल लेवल पर जो दूसरी कंट्रीज है वो आपके मार्क को यूज ना करे, आपके प्रोडक्ट और आपके गुडविल को यूज ना करे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ट्रेडमार्क को इंटरनेशनल लेवल पर भी उसे प्रमोट करो, प्रोटेक्ट करो। तो इंटरनेशनल लेवल पर आप प्रोटेक्ट कर सकते हो क्योंकि इंडिया इज अ पार्टी ऑफ सिग्नेटरी ऑफ मैड्रिड प्रोटोकॉल। अब ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में भी ये वन लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मैड्रिड प्रोटोकॉल का पार्टी है? हाँ है। तो क्या इंडिया का ट्रेडमार्क है वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। किसके थ्रू हो सकता है? क्यों हो सकता है? बिकॉज थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द मैड्रिड प्रोटोकॉल की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी जितने भी कंट्रीज है जो भी मैड्रिड प्रोटोकॉल में सिग्नेटरीज हैं वो सभी अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्रीज में भी अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं। रिक्विजिट सिर्फ इतना ही कि सबसे पहले उन्हें अपने कंट्री में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे कंट्रीज के अंडर भी अपने ट्रेडमार्क को, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। नाउ A protection afforded from a trademark registration is imperative as it protects the brand name. ये जरूरी है इंटरनेशनल लेवल पर भी ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है। इट कैन बी लोगो, साउंड, शेप, ये कुछ भी हो सकता है। सॉरी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रेडमार्क में ये है कि आप इनिशियली 10 इयर्स के लिए इसे रजिस्टर करवाते हो, फर्दर आप इसे एंड होने से पहले आपसे फर्दर 10 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, रिन्यू करवा सकते हो अपने ट्रेडमार्क को। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हो तो इसकी वैलिडिटी 10 इयर्स की होती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये इयर्स पूछा जाता है कि ट्रेडमार्क की जो वैलिडिटी है, जो ट्रेडमार्क हम रजिस्टर करवा रहे हैं, इसकी वैलिडिटी कितनी है? इसकी वैलिडिटी 10 इयर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इसे फर्दर रिन्यू करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। कितने टाइम के लिए? फर्दर 10 इयर्स के लिए करवा सकते हैं। फिर वो खत्म होने वाला है, वापस से आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो 10 इयर्स के लिए। इस तरह से आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस दे करके इसे आगे टर्म के लिए, फर्दर आगे के टाइम्स के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। So this was the concept of trademark. Now let's understand some basic concept of trade secret. जैसे कि हमने बताया कि टाइम टू टाइम नई नई चीजें जैसे सोसाइटी में आ रही है तो आईपीआर का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। ये ट्रेड सीक्रेट का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी बाद में आया, ट्रेडमार्क तो काफी टाइम पहले से चल रहा था, बट ट्रेड सीक्रेट का जो कॉन्सेप्ट है इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन आईपीआर। एनी वैल्यूएबल बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेड सीक्रेट के अंडर आती है। आपका बिजनेस का जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल सीक्रेट, बिजनेस का सीक्रेट, बिजनेस इंफॉर्मेशन, वो ट्रेड सीक्रेट के अंडर रजिस्टर हो सकती है। सो दैट जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके बिजनेस स्ट्रेटजीज से बिजनेस सीक्रेट्स को चुरा न ले और उसको कॉपी ना कर ले, तो ये ट्रेड सीक्रेट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। So there is no restriction on the information that can be protected as trade secret. अब उसमें कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है ट्रेड सीक्रेट में हम किन चीजों को
ट्रेड सीक्रेट के अंडर हम रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि इट कैन बी अ रेसिपी, कोई स्पेशल रेसिपी है वो हम ट्रेड सीक्रेट के अंडर रजिस्टर करवा सकते हैं। इट कैन बी अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इट कैन बी अ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, इट कैन बी बिजनेस ऑपरेशन, उसकी क्वालिफिकेशंस, इट कैन बी एनीथिंग। इसमें कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि ट्रेड सीक्रेट के अंदर आप क्या रजिस्टर करवाओगे, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ये बिजनेस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए। इट कैन बी सम रेसिपी, इट कैन बी स्ट्रेटजीज, इट कैन बी प्रोजेक्शन, इट कैन बी एनीथिंग। Trade secret must be understood as a key information which beholds the success of the business. ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि उस बिजनेस के सक्सेस होने का सक्सेस मंत्र हो। कुछ उसकी बेसिक वैल्यू तो होनी चाहिए ना, आप किसी चीज को रजिस्टर करवा रहे हो तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो इट शुड बी द की इंफॉर्मेशन ऑफ द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सक्सेस का कुछ की इंग्रेडिएंट होना चाहिए। जैसे कि कोको कोला अपना फॉर्मूला नहीं दिखाता है, एवरीवन नोस। मैगी मसाला का जो फॉर्मूला है, मैगी मसाला की जो रेसिपी है वो किसी को नहीं पता, ये कैसे बनाते हैं वो मैगी का वो टेस्टी यमी मसाला, तो ये ट्रेड सीक्रेट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। ये अपने फ्लेवर्स को किस तरह से उसने फ्लेवर इनहैंस किया, ये फ्लेवर का जो सीक्रेट है दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर ट्रेडमार्क। ये एक कॉन्फिडेंशियल फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो पब्लिक को पहुंच रही है, पब्लिक तक जा रही है, और एवरीवन अगर उसे समझ जाएंगे कि ये इसकी रेसिपी अगर जान जाएंगे तो मार्केट में तो मैगी बंद ही हो जाएगी। इसलिए इन चीजों को, इनके प्रोसेस को ट्रेड सीक्रेट के अंडर जो है वो रजिस्टर करवाया जाता है सीक्रेट्स को, सो दैट वो अपने बिजनेस को रन कर सके और कॉम्पिटिटर्स जो है एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मार्केट में क्रिएट हो, उनके चीजों को अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन, अनऑथराइज्ड यूज ना हो। तो ये हो गया हमारा ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट। So this was the basic information of trademark and trade secret. I hope I have tried to make you understand these concepts in a very easy and useful language, और आपके लिए ये information I hope helpful रही होगी। So please subscribe the channel, like the video, share the video and hit the bell icon. Thank you so much.